Hello everyone and welcome to Lawputri YouTube channel. My name is Ananya and today we are going to discuss about metropolitan magistrates and metropolitan area. So when you talk about metropolitan magistrates and metropolitan area, there are a series of sections under the CRPC or the Code of Criminal Procedure that you need to understand. The first section under the CRPC which you will see that mentions a metropolitan area is section 2 clause K. So section 2K defines the word metropolitan area. However, the definition under section 2K just refers you to section 8. So section 2K basically mentions that if you want to know what metropolitan area is, you are supposed to refer to section 8. So now we'll see what section 8 says. So section 8 of CRPC basically specifies a lot of things about metropolitan area. और सबसे पहली चीज जो सेक्शन 8 कहता है वो ये कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करेगी बाय अ नोटिफिकेशन, और जो एरिया उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ वो एरिया ही मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाएगा. लेकिन इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एंड दैट क्राइटेरिया इज कि उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए. सो दैट मीन्स कि किसी भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है एंड दैट इज कि एक तो उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो और दूसरी उस पर्टिकुलर एरिया को बाय अ नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया हो. अनदर थिंग दैट सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट इज कि जब से ये एक्ट शुरू हुआ है यानी कि फ्रॉम द डेट 1 अप्रैल 1974 जो इस पर्टिकुलर कोड का विद इफेक्ट फ्रॉम डेट है, उस डेट से ही कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिनको डीम किया जाएगा या मान लिया जाएगा कि ये एरियाज मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं. और वो एरियाज कौन से होंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, इसको कह सकते हैं ABC और M, यानी कि अहमदाबाद, B फॉर बॉम्बे एंड C फॉर कैलकाटा एंड M फॉर मद्रास. ये चार ऐसे स्टेट्स हैं जिनको जब से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू हुआ है तब से ही एक मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाता है. सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स को एक्सटेंड कर सके, रिड्यूस कर सके, ऑल्टर कर सके. लेकिन ये पावर उनको विद सम कंडीशन अप्लाई करनी है और वो कंडीशन ये है कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स को इस तरह एक्सटेंड, रिड्यूस या ऑल्टर नहीं किया जा सकता कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से यानी कि 10 लाख से कम हो जाए. अब ये बात तो क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स को इस तरह ऑल्टर नहीं कर सकती है कि वहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम हो जाए. लेकिन ऐसे कई केसेस हो सकते हैं जब उस पर्टिकुलर एरिया जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है ऑन द बेसिस कि उस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी पॉपुलेशन अगर 1 मिलियन से कम हो जाती है, तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? तो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 4 इस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है एंड इट स्टेट्स कि अगर किसी पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया की पॉपुलेशन घट जाती है और घटकर 1 मिलियन से कम हो जाती है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया को डी नोटिफाई कर देगा, यानी कि वो ये नोटिफिकेशन में डिक्लेयर करेगा कि अब ये पर्टिकुलर एरिया एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है. नाउ व्हेन इट हैज बीन डिक्लेयर्ड कि कोई पर्टिकुलर एरिया एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, उस केस में वहां पर चल रहे केसेस का क्या होगा? तो अगर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई मजिस्ट्रेट का कोर्ट है यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, तो उस कोर्ट में चल रही कोई भी अपील, इंक्वायरी या ट्रायल पर इस पर्टिकुलर डी नोटिफिकेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा और वहां चल रही सारी प्रोसीडिंग्स उसी तरह चलती रहेंगी जैसे कि उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया को कभी डी नोटिफाई किया ही ना गया हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल लुक एट कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले ये वर्ड आपको देखने मिलेगा सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी में, जो आपको ये बताता है कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में द रैंक ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विल बी रेफर्ड टू एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. सो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स वो मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, लेकिन क्योंकि वो फंक्शन करते हैं इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज इसलिए उन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बुलाया जाता है.
Another mention of metropolitan magistrates can be found in section 19. Section 19 बात करता है subordination of metropolitan magistrates के बारे में, and section 19 states कि जो metropolitan magistrates होंगे they will be subordinate to chief metropolitan magistrates, additional metropolitan magistrates, etc. It also states कि these metropolitan magistrates will be under the general control of the sessions judge. और सेक्शन 19 ही हमें बताता है कि द एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स विल बी लुक्ड ओवर बाय द चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिकैप कि अब तक हमने क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में पढ़ा जिसकी डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 2K में. नाउ सेक्शन 2K की डेफिनेशन हमें रेफर करती है टू सेक्शन 8 और सेक्शन 8 में बेसिकली ये बताया गया है कि किसी एरिया की अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो वहां पर उस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है मेट्रोपॉलिटन एरिया. अब ये पॉपुलेशन जो है ये किसी पर्टिकुलर सेंसस के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी. अगर सेंसस के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो वो हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया. अब इसके बाद हमने देखा कि उस पर्टिकुलर एरिया में बैठने वाले मैजिस्ट्रेट्स जो होंगे उनको बोला जाएगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स. और हर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की जो रैंक होगी वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट होगी. और फिर सेक्शन 19 जो हमें बताता है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के बारे में, और वो कहता है कि जस्ट लाइक योर नॉर्मल एरियाज जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज नहीं है, जैसे वहां पर कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिस तरह से सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होता है, उसी तरह मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी कोई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट किसी चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होगा और ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही उनका बिजनेस उन्हें एलोकेट करेगा. That was all for today's session and I hope you liked it. Thank you for watching Lawputra.